अपनी पूरी जिंदगी में आपने एक मूक वादा सुना है कि यूरोप में युद्ध अब अतीत की बात है, कि सीमा पार करते टैंक अब सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा है। अब वह वादा खत्म हो गया है। और वह एकदम से धमाके के साथ खत्म नहीं हुआ, वह धीरे धीरे खत्म हुआ। समुद्र के नीचे एक केबल कट गई, यहाँ वहाँ एक ड्रोन खो गया, आधी रात को एक फैक्ट्री में आग लग गई। फिर एक दिन पूरे महाद्वीप ने एक ही समय पर वही चीज महसूस की। रूस गया नहीं, बस रणनीति बदली है। और यूरोप, जिसने 30 साल तक अपनी ही सेनाओं को खत्म किया, जाग गया। जमी हुई सीमा से बाल्टिक देशों से लेकर जर्मनी के औद्योगिक केंद्र तक महाद्वीप में शीत युद्ध के बाद से सबसे बड़ी पुनः शस्त्रीकरण की दौड़ चल रही है। 700 किलोमीटर लंबे कंक्रीट की दीवारें जमीन से उठ रही है। जर्मन दानव, जो कभी झाड़ू की डंडी से अभ्यास करता था, अब मॉस्को तक पहुंचने वाली मिसाइलें खरीद रहा है। एक गठबंधन, जिसे मरा हुआ समझा गया था, बाल्टिक की बर्फ में दिखा रहा है कि वो अब भी मिलकर काम कर सकता है। अगले कुछ मिनटों में आप इस बदलाव को 4 अध्यायों में समझेंगे। सबसे पहले ग्रह की सबसे तनावपूर्ण सीमा और वहां लड़ी जा रही अदृश्य युद्ध के प्रकार को समझेंगे। फिर कैसे एक पुरानी महाशक्ति भी अचानक चौंक गई थी। इसके बाद यूरोप के सोए हुए दैत्य के जागने की कहानी। और यह साबित करता है कि जब पश्चिम ठान लेता है तो वह अब भी काट सकता है। और इन सब को जोड़ने वाला सवाल सिर्फ एक है, क्या यूरोप समय पर सुरक्षित हो पाएगा? आइए इस सवाल का जवाब वहीं से देना शुरू करते हैं जहां खतरा सबसे ज्यादा वास्तविक है, रूस की सीमा पर। ठीक रूस की सीमा पर जमीन से कुछ बहुत बड़ा निकल रहा है। कंक्रीट की पिरामिडों की कतारें और भी कतारें जमीन में गड़ी हुई है, जहां तक नजर जाती है। इतनी गहरी खाइयां कि पूरा टैंक उसमें समा सकता है। बारूदी सुरंगों के क्षेत्र, जंगल में छुपे हुए सेंसर, ये सब 700 किलोमीटर तक फैला है, 3 देशों को पार करता हुआ। ये शीत युद्ध के बाद यूरोप की सबसे बड़ी रक्षा परियोजना है। कोई भी चीज सिर्फ शौक के लिए नहीं बनाता। कोई भी अपनी ही सीमा पर 700 किलोमीटर कंक्रीट यूं ही नहीं दबाता जब तक उसे बहुत डर न हो कि दूसरी तरफ से क्या आ सकता है। अब सवाल आता है, किसका इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि यहीं पर चीजें अजीब हो जाती हैं। 4 सालों से रूस यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हुआ। 4 साल। तो मुझे एक बात समझाओ, तो फिर अभी क्यों लात्विया, एस्तोनिया और लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक देश जो रूस के पास हैं, ऐसे जल्दी जल्दी खाइयां क्यों खोद रहे हैं, जैसे दुश्मन का टैंक कल सुबह ही आ जाएगा? और वो क्या देख रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे? इस सवाल का जवाब, खैर, ये बहुत कुछ बताता है कि रूस किस तरह का खतरा बन गया है। और जब आप समझेंगे कि इस सीमा पर असल में क्या हो रहा है, तो आप इस कंक्रीट की दीवार को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। आइए सामने से शुरू करें, असल स्थिति की तरफ, इस युद्ध की। क्योंकि रूस ने जो बनने का वादा किया था और जो वो बन गई है, उसके बीच बहुत बड़ा फर्क है। जब रूसी टैंक यूक्रेन की सीमा पार कर गए, वहां 2022 में योजना थी कि राजधानी कीव को कुछ ही दिनों में कब्जा कर लिया जाए। ये सब बहुत जल्दी होना था, ये आसान होना था। मकसद दुनिया को इस ग्रह की दूसरी सबसे बड़ी सेना की ताकत दिखाना था। 4 साल बाद वो सेना फंसी हुई है। यूक्रेन ने न सिर्फ मोर्चा संभाला, बल्कि इस साल कुछ इलाकों को वापस भी ले लिया। साल की शुरुआत में 2023 के बाद पहली बार यूक्रेनियों ने पूरे महीने में जितना इलाका खोया, उससे ज्यादा वापस हासिल किया। रूस हर दिन करीब 1000 सैनिक खो रहा है और रूस के पास इतने कम बख्तरबंद वाहन बचे हैं
कि मॉस्को में विजय दिवस परेड, जो असल में अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए होती है, इस साल लगभग बिना किसी टैंक के ही सड़क पर निकली। उस सेना ने 1 हफ्ते में यूक्रेन जीतने का वादा किया था। ये बहुत कुछ कहता है। अब ये तस्वीर दिमाग में रखो, क्योंकि यही है कि लगभग सभी जल्दी निष्कर्ष निकालते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं अगर रूस यूक्रेन में मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा है तो वो अब असली खतरा नहीं बन सकता, और यही सबसे बड़ी गलती है। क्या एक फंसी हुई सेना हार मान लेती है? हाँ, हो सकता है कि एक सेना हार मान ले, लेकिन जिसने सब कुछ युद्ध पर दाव लगाया हो वह नहीं। सोचिए, व्लादिमीर पुतिन किस हाल में है। उन्होंने इस युद्ध को अपनी सरकार के अस्तित्व का कारण बना दिया है। उन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिका दी है। उन्होंने लाखों पुरुषों को मौत के हवाले किया। ऐसी स्थिति में एक नेता अपने देश से बस इतना नहीं कह सकता, देखो दोस्तों, ये सब बेकार था, मुझे लगा कि रुक जाना ही बेहतर है। उसके लिए रुकना जारी रखने से ज्यादा खतरनाक है। तो अगर सामने का दरवाजा बंद है, अगर जबरदस्ती घुसना अब काम नहीं करता, तो क्या बचा? पीछे का दरवाजा बचता है। यही चीजें ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि घिरा दुश्मन अब बेअसर नहीं बल्कि ज्यादा अनिश्चित हो जाता है। सच ये है कि वह दुश्मन जिसके पास अभी भी बहुत कुछ खोना बाकी है, खैर वह 2 बार सोचता है। वह दुश्मन जिसे लगता है कि वह सब कुछ खो रहा है, वह ऐसे काम करने लगता है जो पहले कभी नहीं करता था। रूस जिस मुश्किल में फंसा है, उसने खतरे को खत्म नहीं किया है, उसने खतरे का रूप बदल दिया है। सामने टैंक की जगह अब कुछ ऐसा है जिसे देखना और लड़ना दोनों ही ज्यादा मुश्किल है। और जानते हैं असल में ये पिछला दरवाजा क्या है? अच्छा, चलिए मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ जो बाल्टिक सागर की गहराइयों में घटी थी। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक पुराना तेल टैंकर बाल्टिक सागर पार कर रहा था, जिसका असली मालिक कोई नहीं जानता था। उसके ठीक नीचे समुद्र की गहराई में एक बिजली की केबल थी जो फिनलैंड को एस्टोनिया से जोड़ती थी, और जब वो जहाज चल रहा था तो उसकी लंगर समुद्र की सतह पर घिसटती जा रही थी। सिर्फ कुछ मीटर नहीं बल्कि 10 किलोमीटर से भी ज्यादा। लंगर ने समुद्र की सतह चीर दी, जैसे किसी चाकू ने, और बिजली की केबल को काट दिया। और ये अकेला नहीं था, संचार की केबलें काट दी। फिनलैंड ने जहाज जब्त किया, और फिर आई कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। ये जहाज रूस के एक गुप्त बेड़े का हिस्सा था, प्रसिद्ध शैडो फ्लीट। कई पुराने तेल टैंकर जिनके कागजों में मालिक साफ तौर पर दर्ज नहीं है, देश 2 गंदे कामों में इस्तेमाल करता है। एक, प्रतिबंधों को चकमा देना और छुपकर तेल बेचना। दूसरा, हम पता लगा रहे हैं, समुद्र की तह में नुकसान पहुंचाना। मामला अदालत में पहुंचा तो अदालत ने चालक दल को रिहा किया। वे यह साबित नहीं कर सके कि यह जानबूझकर किया गया था, और यहीं पर असली खतरा छुपा है। देखिए, नुकसान असली है। केबल और बिजली काट दी गई थी। नुकसान सच में हुआ था, लेकिन दोष किसका है, किसकी गलती है, ये कहना लगभग नामुमकिन है। क्या ये तोड़फोड़ थी या सिर्फ एंकर ठीक से नहीं बंधी थी? आप कभी साबित नहीं कर सकते। ऐसा अकेला मामला नहीं था, कम से कम 11 थे। बाल्टिक में ऐसी 11 घटनाएं हुई जहां केबल एक के बाद एक हमेशा एक ही तरीके से काटे गए। इसे साबित करना हमेशा नामुमकिन रहा। यही जंग है, लेकिन ये जंग कभी जंग की तरह दिखेगी नहीं, और इसे इस तरह से बनाने की एक बहुत खास वजह है। एक ऐसी सीमा है जिसे रूस पार नहीं कर सकता, और इस सीमा का नाम है अनुच्छेद 5। आप शायद इस नियम को पहले से ही जानते हैं। नाटो के एक देश पर हमला मतलब सभी देशों पर हमला। अगर रूस एस्टोनिया पर टैंक से हमला करता है तो वह सिर्फ एस्टोनिया नहीं, पूरे नाटो का सामना करेगा। वो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूरी दुनिया का एक साथ सामना कर रहा है। ये वो तरह की जंग है जिसे कोई भी शुरू नहीं करना चाहता।
तो रूस हिसाब लगाता है। सीधे टैंकों के साथ हमला करना अनुच्छेद 5 को सक्रिय कर देता है और पूरी दुनिया को उसके खिलाफ खड़ा कर देता है। लेकिन समुद्र के नीचे केबल काटना या रास्ते में खो गया ड्रोन छोड़ना, क्या प्रवासियों की भीड़ को जानबूझकर सीमा पर भेजना पड़ोसी देश पर बोझ डालने के लिए है? इनमें से कुछ भी इतना स्पष्ट नहीं कि नियम लागू हो सके। ये बिना पहचान के नुकसान और गुप्त युद्ध है। अगर आपको लगता है कि केबल काटना और ड्रोन छोड़ना सबसे नीच हरकत है, तो रुकिए, इससे भी बुरा होने वाला है। सबसे ज्यादा सोची समझी चाल समुद्र की गहराई से नहीं आई थी, वो आधिकारिक कागज पर कलम से किए गए हस्ताक्षर के रूप में आई थी। मई में पुतिन ने नया कानून साइन किया और ये कानून हकदार है। और ये कानून हकदार है आपकी पूरी ध्यान देने के, क्योंकि ये सबसे खतरनाक हिस्सा है इस पूरे खेल के, इस बोर्ड का। कानून रूस को विदेशों में रूसी नागरिकों की रक्षा के लिए सैन्य बल का उपयोग करने की अनुमति देता है। रूसी नागरिक जिन्हें विदेशों में कैद, मुकदमा या प्रताड़ित किया जा रहा है। ये थोड़ा नौकरशाही लगता है, जानता हूं, लेकिन असली मतलब पर ध्यान दो। लातविया में लगभग 40,000 रूसी नागरिक हैं और एस्टोनिया में 80,000 से ज्यादा। नए कानून के मुताबिक अगर इनमें से कोई भी गिरफ्तार या मुकदमा चलाया जाता है, चाहे पूरी दुनिया की नजर में सही ही क्यों न हो, रूस अपने आप को ये अधिकार देता है कि वह उस व्यक्ति की रक्षा के लिए सेना भेज सकता है। आपने अभी अभी आक्रमण का एक बहाना देखा, बनाया जा रहा है आपकी आंखों के सामने, और ये कोई सिद्धांत नहीं है। रूस ने 2008 में जॉर्जिया पर हमला करने के लिए यही तर्क दिया था। यही तर्क उसने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया लेने में भी इस्तेमाल किया था। हम तो बस अपने लोगों की रक्षा कर रहे हैं। ये बहाना पहले ही 2 बार काम कर चुका है और अब पुतिन ने इसे कानून बना दिया है। उन्होंने इसे तैयार रख छोड़ा है, बस उस दिन का इंतजार है जब इसका इस्तेमाल करना सुविधाजनक होगा। तो चलिए, टुकड़ों को जोड़ो, तभी पूरा प्लान दिखेगा। हर चीज अलग अलग देखो। गिरता हुआ ड्रोन एक घटना है, कटा केबल एक दुर्घटना है, एक नया कानून सिर्फ कागज है। अकेले में हर चीज मामूली लगती है, इसे नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन तीनों एक साथ, एक ही सीमा पर, एक ही साल में, ये बदकिस्मती नहीं है, ये एक साजिश है। और योजना का राज यही है, हर हिस्सा सीमा को आगे बढ़ाता है, बस थोड़ा सा। इनमें से कोई भी अकेले काफी बड़ा नहीं है युद्ध शुरू करने के लिए। अब मुझे बताओ, अगर आप लातविया, एस्टोनिया या लिथुआनिया होते, छोटे देश जिनकी सीमा रूस से लगी है, तो क्या आप चुपचाप बैठे रहते और देखते कि इनमें से कौन सी बात आखिरी बूंद साबित होगी? बिल्कुल नहीं। और अब वही कंक्रीट की दीवार जो वीडियो की शुरुआत में थी, आखिरकार समझ में आती है। वो कंक्रीट की पिरामिडें जो मैंने शुरुआत में दिखाई, वो नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। ये जवाब है। ये 3 कतारें कंक्रीट की हैं, इतनी पास है कि कोई टैंक या बख्तरबंद वाहन इनके बीच से नहीं निकल सकता। इनके पीछे टैंक रोकने के लिए खाइयां हैं, माइनफील्ड्स 700 किलोमीटर तक फैले हुए, जो बाल्टिक देशों को पोलैंड से जोड़ते हैं। ये यूरोप द्वारा शीत युद्ध के बाद से बनाई गई सबसे बड़ी किलेबंदी रेखा है और अनुमान है कि सब कुछ 2028 तक पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण विवरण है। बहुत से लोग सोचते हैं, क्या यह भी वैसी ही स्थिर दीवार है जैसी द्वितीय विश्व युद्ध में थी, जिन्हें जर्मनों ने पार कर लिया था? बाल्टिक लाइन इससे अलग है। ये एक सोची समझी जाल है। कंक्रीट अकेले दुश्मन को रोकने के लिए नहीं है, ये टैंकों को मजबूर करने हेतु है, जो कतार में आगे बढ़ते हैं एक काम करने के लिए। सीधी लाइन से बाहर निकलना, मोड़ लेना, धीमा करना, एक संकरी जगह से होकर निकलना, और वो रास्ता सीधे हथियारों के निशाने पर लाता है। दीवार के पीछे लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट लॉन्चर इंतजार कर रहे हैं, जो 300 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेज सकते हैं। यानी कंक्रीट टैंक को नहीं रोकता, कंक्रीट टैंक को उजागर कर देता है। लेकिन कंक्रीट की दीवार आधा जवाब है, क्योंकि कंक्रीट खुद गोली नहीं चला सकती,
यही पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी चाल दिखती है। देखिए, सीमा पर जैसे जैसे कंक्रीट की दीवार खड़ी हो रही है, उसी समय नाटो अपने लोग तैनात कर रहा है। बहुत सारे लोग, पूरी एक आर्मी कोर है जो जर्मनी के शहर म्यूनस्टर में था। इस आर्मी कोर को इस साल के अंत तक एस्टोनिया और लातविया की सैन्य कमान संभालने के लिए भेजा जा रहा है। और आर्मी कोर कोई छोटी बात नहीं है। यह कमांड संरचना आपात स्थिति में 50,000 सैनिकों का नेतृत्व कर सकती है। अब तक बाल्टिक देशों की पूरी रक्षा एक ही कमांड द्वारा समन्वित की जाती थी, जो पोलैंड में था। इस दूसरे कमांड से नेटो क्षेत्र में उसकी प्रतिक्रिया क्षमता दोगुनी हो जाती है। अधिकारी ने इस विचार का वर्णन करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया वो था भारी बल के साथ तेजी। और ये एक कठोर भौगोलिक कारण से मायने रखता है। बाल्टिक देश छोटे हैं, उनके पास पीछे हटने के लिए जगह नहीं है। अगर रूस हमला करे तो सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। रक्षा तैयार होनी चाहिए। तो कंक्रीट दुश्मन को धीमा करता है, कीमती मिनट दिलाता है और आर्मी कोर उन मिनटों का इस्तेमाल जवाब देने के लिए करती है। और समुद्र में पश्चिम ने एक स्थायी नौसैनिक मिशन शुरू किया, ठीक उसी बेड़े की निगरानी के लिए जो छाया में रहकर केबल काट रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, पश्चिम ने चाल को समझ लिया। समझ आया कि खतरा अब दोनों मोर्चों पर सक्रिय और बदल चुका है, जमीन पर और समुद्र में। तो सब कुछ हल हो गया, है ना? अच्छा होता अगर ऐसा होता, पर जवाब इतना आसान नहीं है। यहीं पर इस कहानी का असली तनाव छुपा है, क्योंकि वह दीवार 2028 में ही बनेगी, चाहे वह कल भी तैयार हो जाए। इसमें एक ऐसी चीज है जो सब कुछ बदल देती है, जिसे कंक्रीट भी नहीं रोक सकता। समुद्र में कटा केबल। अदालत ने चालक दल को रिहा किया। सीमा के ऊपर उड़ने वाले ड्रोन हमेशा नेविगेशन की गलती होते हैं। आक्रमण कानून नागरिक सुरक्षा पर केंद्रित है। क्या आप जानते हैं इनमें क्या समानता है? इनमें से कोई भी इतनी स्पष्ट नहीं है कि कोई उंगली उठाकर कह सके यह हमला है, चलो जवाब देते हैं। और यही असली निशाना है रूस का। यह बाल्टिक क्षेत्र नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसे कंक्रीट से बचाना कहीं ज्यादा मुश्किल है। यह पश्चिम की प्रतिक्रिया देने की चाह है। सोचिए, नाटो का अनुच्छेद 5 कैसे काम करता है। यह तभी मायने रखता है जब सब उस पर विश्वास करें। जिस दिन रूस केबल काट देगा और यूरोप हिचकिचाएगा। ड्रोन छोड़ना और यूरोप ये बहस करना कि वो गिना जाए या नहीं, कानून का इस्तेमाल करके सैनिक भेजना, और आधा गठबंधन कहे शांत रहो, हम इसके लिए युद्ध शुरू नहीं करेंगे। उस दिन अनुच्छेद 5 बेकार हो जाएगा, बिना किसी टैंक के एक भी गोली चलाए। देखो, ये कोई संभावना नहीं, ये अभी हुआ है। मई के अंत में एक और रात के दौरान जब रूस ने 200 से अधिक ड्रोन दागे यूक्रेन के खिलाफ, उनमें से एक सीमा पार कर गया और गिर गया रोमानिया में। नाटो देश। यह एक गेरान 2 था, रूसी ड्रोन जो विस्फोटकों से भरा हुआ था। उसने देश के पूर्वी गालाची शहर में एक रिहायशी इमारत को टक्कर मारी और छत पर विस्फोट हुआ। 2 लोग घायल हुए और पहली बार आम लोगों के रहने वाली इमारत नाटो की जमीन पर चपेट में आई। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जवाब आपको दिखाएगा कि ये जंग असल में कैसे चल रही है। रोमानिया के लड़ाकू विमान हवा में थे और उन्हें ड्रोन गिराने की अनुमति थी, और फिर भी वह निकल गया। रोमानियाई अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन यूक्रेन में लगने के बाद भटक गया हो सकता है। क्या यह हमला जानबूझकर था या युद्ध का हादसा? क्या आप यहाँ पैटर्न देख सकते हैं? हम वही सवाल पूछ रहे हैं। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि क्या हुआ या हमला किसने किया। रूसी ड्रोन ने नाटो की जमीन पर लोगों को घायल किया, यह तथ्य है। और पता है गठबंधन की प्रतिक्रिया क्या थी? नहीं, उन्होंने अनुच्छेद 5 लागू नहीं किया। उन्होंने सैन्य रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने अनुच्छेद 4 का उपयोग किया, जिसका व्यवहारिक अर्थ है चलिए मिलते हैं और इस पर बात करते हैं। फिर उन्होंने
रूसी राजदूत को बुलाया। उन्होंने लापरवाही की निंदा करते हुए सख्त बयान दिया। बस इतना ही। देखो इससे रूस को क्या संदेश जाता है कि नाटो की जमीन पर किसी इमारत को निशाना बनाया जा सकता है, लोग घायल हो सकते हैं और जवाब सिर्फ एक मीटिंग तक सीमित रहेगा। लाल रेखा को छू लिया गया है और कुछ भी गंभीर नहीं हुआ। हर बार जब यह दोहराया जाता है, अगली बार यह और आसान हो जाता है। जो कभी अकल्पनीय था अब बस खबर बन जाता है। ये नया सामान्य बन जाता है। और ऐसे ही एक एक कदम करके रूस ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, बिना कभी बड़ी जंग छेड़े। यही असली जंग है। ये सरहद के लिए नहीं बल्कि शक की जंग है। असल में रूस को पश्चिमी देशों को जंग में हराने की जरूरत नहीं है। उसे बस चाहिए कि हर घटना से पश्चिमी देश और हिचकिचाएं, थोड़ा और बटे, थोड़ा और संदेह करे कि किसी छोटे दूर देश की रक्षा जरूरी है या नहीं। यहां तक कि एक दिन बाल्टिक की रक्षा करने का वादा अंदर से इतना खोखला हो जाए कि कोई भी उस पर विश्वास न करे, न रूस न बाल्टिक के लोग। और यही वजह है कि वो दीवार अब खड़ी हो रही है, पत्थर दर पत्थर, कंक्रीट पर। बाल्टिक लोग जानते हैं कि सिर्फ कंक्रीट से ये युद्ध नहीं जीता जा सकता, लेकिन यह ऐसा संदेश देता है जिसे कोई भी ड्रोन मिटा नहीं सकता। यहाँ हम इसे गंभीरता से लेते हैं। संदेह की कोई जगह नहीं है। असल खतरा कभी भी वह टैंक नहीं था जिसकी सीमा पर महीनों पहले से घोषणा की जाती है। असली खतरा वह हमला है जो हादसे के रूप में छुपा होता है। बाल्टिक देश कल की लड़ाई टैंक और सीमा की लड़ाई से अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। वे खुद को एक ऐसी जंग से बचा रहे हैं जो जमीन पर कब्जा नहीं चाहती। असल में वो चाहती है पश्चिम के जवाब देने के इरादे को तोड़ना, और कोई भी अभी तक साबित नहीं कर पाया है कि वह मौजूद है। यूनाइटेड किंगडम और रूस के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। मैं बढ़ा चढ़ाकर या भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी प्रमुख महीनों से यह सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं। MI5 के प्रमुख, जो सेवा यूनाइटेड किंगडम के अंदर काउंटर इंटेलिजेंस करती है, उसने साफ साफ कहा कि रूस ब्रिटेन की सड़कों पर अराजकता और विनाश फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उस समय के MI6 के प्रमुख रिचर्ड मूर, जो CIA के ब्रिटिश समकक्ष हैं और देश के बाहर जासूसी के लिए जिम्मेदार हैं, वह और भी ज्यादा स्पष्ट थे। रूसी खुफिया एजेंसी उनके शब्दों में पागल हो गई थी। और ब्रिटिश सशस्त्र बलों के प्रमुख ने एक इंटरव्यू में कबूल किया कि मौजूदा स्थिति उनकी पूरी करियर में अब तक की सबसे खतरनाक है। लेकिन ये वह युद्ध नहीं है जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। इसमें टैंक सीमाएं पार नहीं कर रहे हैं। ये रात की खबरों में नहीं आती। ये हमारे बिल्कुल नीचे चुपचाप हो रही है। और यही वजह है कि ये काम कर रही है। इसी वजह से अप्रैल 2026 में यूनाइटेड किंगडम ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि फिर से होगा। 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक फाइलों में बंद रहने के बाद लंदन ने ब्रिटिश सरकार का सबसे गुप्त दस्तावेज बाहर निकाला। एक ऐसा प्लान जिसमें पूरी शीत युद्ध के दौरान ये सटीक निर्देश थे कि कैसे पूरे देश को कुछ ही हफ्तों में एक युद्ध मशीन में बदल दिया जाए। उसका नाम है गवर्नमेंट वॉर बुक। और ये तथ्य कि वो अभी इसी समय वापस आ रहा है, ये एक आधिकारिक स्वीकार है जिसे लंदन हर हाल में छुपाना चाहता था। शांति का युग समाप्त हो गया है। जोखिम सलाहकार कंपनी ड्रैगन फ्लाई द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 2025 में रूस के संदिग्ध हाइब्रिड हमले यूरोपीय क्षेत्र में अक्टूबर तक ही पूरे 2024 में हुए कुल हमलों से ज्यादा हो चुके थे। सितंबर 2025 में अब तक की सबसे बुरी घटना घटी। रूसी ड्रोन के झुंड पोलैंड के ऊपर उड़ते रहे। उसी समय रूसी सैन्य विमानों ने एस्टोनिया, रोमानिया, डेनमार्क और नॉर्वे के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की। ये वह क्षण था जब नेटो और रूस
शीत युद्ध के बाद से सीधे टकराव के सबसे करीब पहुंचे, लेकिन जैसे कि इनमें से कोई भी अलग थलग इतना गंभीर नहीं था कि उचित ठहराया जाए। सैन्य प्रतिक्रिया के लिए यूरोप ने अंत में केवल विरोध ही किया। अब अगर यही नियम पूरे यूरोप में है तो उस देश में क्या हो रहा है जिसने 2022 से पुतिन का सबसे ज्यादा सार्वजनिक रूप से विरोध किया है? इस नए संघर्ष की सबसे सिनेमाई कहानी एक गुरुवार को शुरू होती है, 9 अप्रैल 2026 के दिन। ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हीली डाउनिंग स्ट्रीट में, जो ब्रिटिश सरकार का मुख्यालय है, एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। वह गहरे रंग का सूट और साधारण टाई पहनकर आते हैं और नियंत्रित आवाज में बोलना शुरू करते हैं, जैसे जानते हों कि अब बड़ा खुलासा होगा। मैं रूस द्वारा हाल ही में चलाए गए एक सैन्य अभियान के विवरण का खुलासा कर रहा हूं, और ऐसा करते हुए मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि रूस की लगातार गतिविधियों को उजागर कर सकूं जो यूनाइटेड किंगडम में हमें धमकी देती हैं, और हमारी लगातार जवाब देने की तत्परता को उजागर करने के लिए। हीली बताते हैं कि 1 महीने से भी अधिक समय तक 3 रूसी पनडुब्बियां उत्तरी अटलांटिक के ठंडे पानी के नीचे चुपचाप काम कर रही थी, यूनाइटेड किंगडम के उत्तर में। उनमें से एक अकुला था, एक परमाणु संचालित आक्रमण पनडुब्बी जो रूस के पास सबसे बड़ी पनडुब्बियों में से एक है। लेकिन ब्रिटिश खुफिया आकलन के अनुसार अकुला महज एक झांसा था। ऑपरेशन का असली मकसद बाकी 2 थे। बाकी 2 पनडुब्बियां एक रूसी यूनिट की थी जिसका नाम गुडी था, जो गहरे पानी में मुख्य अनुसंधान निदेशालय है, लेकिन नाम तो बस दिखावा है। असल में इन पनडुब्बियों का एक ही काम है, जैसा कि हीली ने सीधे शब्दों में कहा, शांति के समय में समुद्र के नीचे के बुनियादी ढांचे का नक्शा बनाना और संघर्ष के समय उसमें तोड़फोड़ करना। और जानते हैं वे क्या मैप कर रहे थे? केबल्स, समुद्र के नीचे बिछी केबल्स। वे फाइबर ऑप्टिक केबलें जो समुद्र की सतह के नीचे से होकर गुजरती हैं, यूनाइटेड किंगडम को बाकी दुनिया से जोड़ती हैं, और जिनसे होकर हैरानी की बात है पूरी दुनिया की 99% अंतर्राष्ट्रीय संचार गुजरती है। आपकी व्हाट्सएप पर बातचीत, आपके बैंकिंग लेन देन, आपकी वीडियो कॉल्स, इंटरनेट की सारी सामग्री, सब कुछ। अगर ये केबल्स काट दी जाए तो यूनाइटेड किंगडम न सिर्फ इंटरनेट से कट जाएगा, बल्कि वह वैश्विक वित्तीय प्रणाली, सैन्य संचार और आधुनिक अर्थव्यवस्था के संचालन से भी कट जाएगा। रूसियों पर नजर रखने के लिए ब्रिटेन का ऑपरेशन बहुत बड़ा था। पेट्रोलिंग विमानों ने 450 घंटे उड़ान भरी। एक ब्रिटिश फ्रिगेट और नॉर्वेजियन सहयोगियों ने हजारों समुद्री मील की यात्रा की, और 500 ब्रिटिश सैन्यकर्मी हफ्तों तक दिन रात इसमें शामिल रहे, ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें खुद हीली ने बेहद चुनौतीपूर्ण बताया और जोखिम भरी। और जब रूसियों ने आखिरकार पीछे हटने का फैसला किया तो मंत्री ने सार्वजनिक संदेश भेजना जरूरी समझा। सीधे, बिना घुमा फिराकर कैमरों को देखकर उन्होंने कहा, राष्ट्रपति पुतिन, मैं आपसे कहता हूं, हम आपको देख रहे हैं। हम आपकी गतिविधि हमारे केबल्स और पाइपलाइनों पर देख रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश को। ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा, इसके गंभीर परिणाम होंगे। ये बात 5 साल पहले फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती थी। आज यह ब्रिटिश सरकार का आधिकारिक बयान है, लेकिन गुज्जी पनडुब्बियां इस युद्ध के हथियारों में से सिर्फ एक है। दूसरा हथियार हर मामले में उनसे बिल्कुल उल्टा है। इसकी कीमत अरबों नहीं, न सैन्य प्रशिक्षण चाहिए, न कोई गुप्त तकनीक, और शायद इसी वजह से ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अक्टूबर 2025 में एक ब्रिटिश जज ने डिलन अर्ल नाम के 21 साल के युवक को 17 साल की जेल की सजा सुनाई। अर्ल जासूस नहीं था, उसके पास कोई सैन्य प्रशिक्षण नहीं था, वह रूसी भी नहीं था, वह सिर्फ इंग्लैंड के मध्य क्षेत्र का एक छोटा सा ड्रग तस्कर था जो अपनी जिंदगी से नाखुश रहता था। वह अपनी ही बातों के अनुसार, जो उसने मनोचिकित्सक से कही, एक नई शुरुआत की तलाश में था। उसे यह नई शुरुआत टेलीग्राम के अनाम चैनल प्राइवेट बोट से मिली,
यह चैनल, जिसे वागनर समूह के ऑपरेटिव्स नियंत्रित करते थे, यूरोपीय लोगों को यूक्रेन के सहयोगियों के खिलाफ प्रतिरोध में शामिल होने को कहता था। अनुबंध साफ था, मिशन का भुगतान क्रिप्टो में, न चेहरा, न नाम, न हस्ताक्षर। अर्ले हामी भर दी। उसे क्रिप्टो में 5,000 यूरो मिले और मार्च 2024 में उसने और उसके साथी ने लंदन के पूर्वी हिस्से में एक गोदाम में आग लगा दी। वो गोदाम एक यूक्रेनी दंपति का था जो यूक्रेन में सैनिकों के लिए स्टारलिंक टर्मिनल भेजते थे। नुकसान 1 मिलियन पाउंड से ज्यादा था और यही वो बात है जो सब कुछ बदल देती है। अर्ल अकेला मामला नहीं था, वह एक मॉडल का हिस्सा था। वह मॉडल जिसे पश्चिमी खुफिया एजेंसियां सबोटाज की उबर कहती हैं। पेशेवर एजेंटों को सालों तक ट्रेनिंग देने के बजाय अब रूस बस गंदा काम आउटसोर्स कर देता है। वो टेलीग्राम से सस्ते अपराधी भर्ती कर क्रिप्टो में भुगतान करती है और कभी सामने नहीं आती। अगर वो पकड़ा जाए, रूस सब नकार देता है। अगर कामयाब हो जाता है तो कोई भी ये साबित नहीं कर सकता कि किसने आदेश दिया था। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार यूरोप में 2020 से लेकर 2025 के मध्य तक 50 से अधिक तोड़फोड़ की घटनाएं हुई है। इसी पैटर्न का पालन करती हैं। वार्सो में शॉपिंग सेंटर्स में आगजनी, प्राग में बसों में आग लगाना और महाद्वीप भर में फैले लॉजिस्टिक सेंटर्स पर हमले हुए हैं। सभी योजना टेलीग्राम पर बनी और स्थानीय अपराधियों ने इसे अंजाम दिया। डिजिटल मुद्रा में भुगतान किया गया। लेकिन यहीं से कहानी वाकई डरावनी हो जाती है। यह अदृश्य युद्ध सिर्फ लंदन के पूर्वी गोदामों तक सीमित नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार के शीर्ष तक पहुंच रहा है। ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित रक्षा अनुसंधान केंद्र रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से जुड़ी संपत्तियां संदिग्ध रूसी संबंधों वाले आगजनी की शिकार हुई है। रूसी राजनयिक ब्रिटिश संसद के प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसने की कोशिश में पकड़े गए। रूसी संबंधों वाले टेलीग्राम चैनलों को लंदन वासियों को मस्जिदों पर हिंसक हमले करने के लिए उकसाते हुए पकड़ा गया। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के मुताबिक ये देश के सामाजिक ताने बाने को भीतर से जलाने की कोशिश थी। और जब यूनाइटेड किंगडम ने प्रतिक्रिया देने की कोशिश की, ताकत दिखाने की कोशिश की, ये दिखाने की कोशिश की कि अब वह इसे चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा, तो नतीजा अपमानजनक रहा। 26 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक दिखावटी घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि उस दिन से ब्रिटिश रॉयल नेवी को तथाकथित छाया बेड़े के रूसी तेल टैंकरों को रोकने और जब्त करने की अनुमति दी गई है। वो नेटवर्क जिसमें 1000 से ज्यादा पुराने जहाज हैं जिनकी कोई निश्चित झंडा नहीं है, जिन्हें रूस पश्चिमी प्रतिबंधों से बचकर तेल बेचने के लिए इस्तेमाल करता है। यह एक आक्रामक कदम था, ये एक जवाब था, यह एक संदेश था। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, सचमुच कुछ भी नहीं। अगले कुछ हफ्तों में कई रूसी तेल टैंकर शांति से इंग्लिश चैनल पार कर गए। उनमें से एक को रूसी नौसेना के फ्रिगेट ने एंटी शिप मिसाइलों के साथ एस्कॉर्ट किया। और जानते हैं कि ब्रिटिश नौसेना क्या भेज पाई साथ देने के लिए? सिर्फ एक सामान्य सहायक टैंकर, बिना हथियार के, बिना कोई आक्रामक क्षमता के। डेली टेलीग्राफ के रिपोर्टर को घटना को फिल्माने के लिए 12 मीटर लंबी मछली पकड़ने वाली नाव किराए पर लेनी पड़ी, क्योंकि कोई ब्रिटिश सैन्य जहाज उपलब्ध नहीं था। ब्रिटिश अटॉर्नी जनरल लॉर्ड हैमर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन करने के डर से ऑपरेशन को कथित तौर पर रोक दिया था। यूनाइटेड किंगडम ने सार्वजनिक रूप से अनुमति दी, पर अंदर ही अंदर सब रोक दिया। कोई रूसी जहाज जब्त नहीं हुआ, कोई भी माल जब्त नहीं किया गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन सबसे बुरा ये नहीं था कि ऑपरेशन असफल हुआ। सबसे बुरी बात प्रतिक्रिया थी। दुनिया हंसने लगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ब्रिटिश नौसेना को खिलौनों का बेड़ा कहा। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेट ने खुलेआम महान और शक्तिशाली
रॉयल नेवी का मजाक उड़ाया। और लंदन में ब्रिटिश जनरल्स अब दबे स्वर में स्वीकार करने लगे हैं जो वे सालों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। यूनाइटेड किंगडम की सेना आज पिछले 200 वर्षों में सबसे छोटे आकार में है और ब्रिटिश नौसेना जिसने 3 सदियों तक दुनिया के महासागरों पर राज किया, आज अपने ही समुद्री चैनल को बंद नहीं कर सकती। और यहीं पर समस्या है। यूनाइटेड किंगडम ने पिछले 30 साल रक्षा में कटौती, सैन्य उपकरण कबाड़ की तरह बेचने, ठिकाने बंद करने और सैनिक निकालने में बिताए हैं। ब्रिटिश अभिजात वर्ग ने लगभग धार्मिक विश्वास के साथ यह मान लिया था कि शांति ही मानवता की अंतिम अवस्था है। यह एक गणना थी। जैसा कि आप समझ गए होंगे, यह गलत गणना थी। अब हम उस युद्ध की किताब पर आ गए हैं जिसका हमने पहले जिक्र किया था। इसी संदर्भ में पनडुब्बियां केबल्स की जासूसी कर रही थी, अपराधियों की भर्ती टेलीग्राम से हो रही थी, प्रधानमंत्री के घरों में आग लगी थी, नौसेना का अपमान किया जा रहा था कि ब्रिटिश सशस्त्र बलों के प्रमुख एयर मार्शल रिचर्ड नाइटन ने आखिरकार घोषणा की। लंदन में अप्रैल 2026 में एक रक्षा सम्मेलन में उन्होंने पुष्टि की, युद्ध की किताब वापस आ रही है। ये दस्तावेज पहली विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था और सोवियत संघ के पतन तक लगातार अपडेट किया गया। इसमें 16 अध्याय हैं और ये जुनूनी सटीकता के साथ बताता है कि पूरे यूनाइटेड किंगडम को कैसे बदलना है। शहर, फैक्ट्रियां, अस्पताल, बाजार, संचार प्रणालियां, सब कुछ एक शांतिपूर्ण नागरिक समाज से युद्धरत समाज में, पूरी तरह से, अधिकतम 28 दिनों में। लेकिन शीत युद्ध के पुराने संस्करण को केवल 2 खतरों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था, सोवियत आक्रमण और परमाणु युद्ध। वही नया संस्करण जो इस समय लिखा जा रहा है, उसे ऐसे दुश्मन से निपटना है जो उन तरीकों से हमला करता है जिनकी 1989 में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समुद्र के नीचे केबल काटे जा रहे हैं, बिजली की ग्रिड हैक की जा रही है, नशेड़ियों को टेलीग्राम के जरिए भर्ती किया जा रहा है, ड्रोन यूरोप के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार आग की तरह फैल रही है। नाइटन ने इस बदलाव को एक वाक्य में समेटा जो वर्षों तक सुर्खियों में रहेगा। ब्रिटेन की रणनीति अब रक्षा नहीं रही, अब ये रेजिलियंस है। और उनके अनुसार लचीलापन का मतलब है पूरी समाज को शामिल करना, सिर्फ सेना को नहीं। कागज पर तो यह अच्छा लगता है, लेकिन इसमें समस्या है, क्योंकि पूरी समाज को शामिल करना संसाधनों की आवश्यकता होती है। और यूनाइटेड किंगडम 30 साल बाद रक्षा में कटौती के बाद अब शुरू करने की स्थिति बहुत खराब है। आंकड़े बेहद भयावह है, लेकिन आपको अंदाजा देने के लिए ब्रिटिश सेना में आज लगभग 70,000 फुल टाइम सैनिक हैं। यह पिछले 200 वर्षों में सबसे छोटा आकार है। ब्रिटिश नौसेना, जैसा कि हमने पहले देखा है, अपनी खुद की जल सीमा की गश्त भी मुश्किल से कर पाती है। और रक्षा बजट, जिसे चरणों में बढ़ाया जा रहा है, 2035 तक जीडीपी का 3.5% तक पहुंच जाएगा, जो शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा इजाफा है। लेकिन यह वास्तव में खजाने में 2027 से ही आना शुरू होगा। यहाँ हम उस सवाल पर पहुँचते हैं जिससे ब्रिटिश जनरलों सिहरते हैं और जिसे अब लंदन में कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। क्या समय मिल पाएगा? क्या 3 दशकों में तबाह हुई सेना को दोबारा खड़ा करने के लिए समय मिल पाएगा, इससे पहले कि दुश्मन सच में हमला करने का फैसला करे? यूनाइटेड किंगडम पीछे है और खुद सशस्त्र बलों के प्रमुख के शब्दों में अब यूरोप की बराबरी करना भारी पड़ेगा। शायद असली बदलाव पनडुब्बियों में नहीं, न ही कानूनों में, बल्कि लोगों के दिमाग में है। हमारी पूरी जिंदगी के दौरान हम ये मानकर बड़े हुए कि शांति ही चीजों की प्राकृतिक स्थिति है और युद्ध, खैर, वो एक अपवाद था। अब ऐसा नहीं है। जनवरी 2026 में परमाणु वैज्ञानिकों के बुलेटिन के वैज्ञानिकों ने कयामत की घड़ी को आधी रात से 85 सेकंड दूर सेट कर दिया। ये घड़ी के इतिहास में अब तक अंत के सबसे करीब पहुंचा हुआ क्षण है।
ये क्यूबा मिसाइल संकट से भी ज्यादा करीब है। ये अब तक जितना भी करीब था उससे भी ज्यादा करीब है। और जो यूनाइटेड किंगडम अभी कर रहा है वह किसी चिंतित यूरोपीय द्वीप की अलग थलग प्रतिक्रिया नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि पूरी सभ्यता समझ रही है कि शांति का आरामदायक युग खत्म हो चुका है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन यूनाइटेड किंगडम आखिरकार जाग गया है। यूक्रेन पर हमले से कुछ साल पहले जर्मनी की छावनी में जर्मन सैनिक प्रशिक्षण ले रहे थे, लेकिन वे राइफलें नहीं, झाड़ू के डंडे पकड़े हैं, क्योंकि वहां राइफलें पर्याप्त नहीं थीं। गोदाम में ये यूरोप के सबसे अमीर देश की सेना है, और जैसे इतना ही काफी नहीं था, फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, उसी जर्मनी ने कीव के लिए अपनी पहली सैन्य पेशकश की। 5000 हेलमेट। यूक्रेन की राजधानी के मेयर ने इसे मजाक बताया। यह यूरोप का सोया हुआ दैत्य था, लेकिन आज 4 साल बाद कुछ बदल गया है, और इसका कारण एक ही आदमी है, वह आदमी जिसे इसका सबसे ज्यादा पछतावा होगा। 2022 में यूक्रेन पर हमला करते समय पुतिन के मन में एक विश्वास था। उन्हें लगता था कि उन्हें पता है पश्चिम और जर्मनी कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अब समझने के लिए कि क्या हुआ, आपको जानना होगा जर्मनी इतनी बुरी हालत में क्यों पहुंचा। शीत युद्ध के अंत के बाद 1991 में जर्मनी ने एक फैसला लिया। उसने तय किया कि बड़े युद्धों का समय खत्म हो गया है और हर साल अपना खुद का सेना कम करना शुरू कर दिया। 2007 और 2017 के बीच यूरोप का सबसे अमीर देश अपनी सालाना कुल संपत्ति का सिर्फ 1.2% रक्षा पर खर्च करता था। तुलना के लिए नाटो का कोई भी सदस्य देश कम से कम 2% खर्च करने की जिम्मेदारी थी, और नुकसान दिखने लगा। साल 2018 में जर्मन वायुसेना के पास 128 यूरोफाइटर लड़ाकू विमान थे। उनमें से सिर्फ 4 ही चालू हालत में थे, बाकी के 124 जमीन पर खड़े थे। साल 2022 की शुरुआत में रूसी आक्रमण से कुछ दिन पहले जर्मन सेना के प्रमुख जनरल अल्फोंस माइस ने एक ऐसा बयान दिया जो पूरी दुनिया में फैल गया। उन्होंने कहा कि उनके हाथ लगभग खाली थे, क्योंकि दशकों तक जर्मनी ने यह दाव लगाया था कि रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने से शांति सुनिश्चित होगी। रूसी गैस, अरबों यूरो के अनुबंध, बड़े पैमाने पर व्यापार। लेकिन यह दाव फरवरी 2022 में खत्म हो गया, और तभी वो दैत्य हिलना शुरू हुआ। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। 3 दिन बाद जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज संसद में गए और सालाना 100 अरब यूरो के आपातकालीन फंड की घोषणा की, उसी समय बिना किसी चर्चा के। उन्होंने उसे ज़ाइटनवेंडे कहा। जिसका मतलब है युग का मोड़। ये शब्द दुनिया भर में मशहूर हो गया, लेकिन शोल्स ने जो किया वो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि 2 साल बाद एक आदमी जिसका नाम फ्रेडरिक मर्ज था चांसलर बन गया, और मर्ज ने वो किया जो 80 साल में किसी जर्मन चांसलर ने नहीं किया। उसने जर्मनी के संविधान को फिर से लिखा। दशकों तक जर्मन संविधान में एक नियम था जिसे शुल्डेनब्रेमे कहा जाता था। यह कर्ज की सीमा थी जो यह तय करती थी कि सरकार कितना खर्च कर सकती है। यह नियम सेना खर्च पर भी लागू था। मेर्ज ने संसद को यह मनवा लिया कि सैन्य खर्च को इस नियम से बाहर कर दिया जाए, यानी उन्होंने जर्मन सेना को असीमित पैसा दे दिया, और फिर जर्मनी ने खर्च शुरू किया। चलो हवाई मोर्चे से शुरू करें, क्योंकि यही सबसे बड़ा बदलाव है। जर्मन वायुसेना अपने शीत युद्ध काल के पुराने टॉर्नेडो लड़ाकू विमानों को रिटायर कर रही है और F-35 खरीद रही है। F-35 पश्चिम का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है। ये अधिकतर रडार से नहीं दिखता, लेकिन अब आती है वो बात जो सच में मायने रखती है। जर्मनी 60 के दशक से नाटो परमाणु साझा कार्यक्रम में है, जब उसे पहले बम मिली थी, अमेरिकी B-61। इन बमों को ले जाने का जिम्मा टॉर्नेडो लड़ाकू विमानों पर था,
जो अब रिटायर हो रहे हैं। 2030 से F-35 यह जिम्मेदारी संभालेगा, यानी जर्मनी अपनी परमाणु क्षमता को पश्चिम की सबसे आधुनिक तकनीक से अपडेट कर रहा है। एक देश जो 80 साल पहले विश्व युद्ध हार गया था, अब दुनिया के सबसे उन्नत विमानों के साथ उड़ान भर रहा है, जो जरूरत पड़ने पर परमाणु युद्ध में उतरने के लिए तैयार है। जर्मनी विकसित कर रहा है एयरबस विंगमैन नामक बिना पायलट लड़ाकू विमान अन्य यूरोपीय देशों के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित, यानी वही देश जिसके पास 2018 में सिर्फ 4 लड़ाकू विमान चालू हालत में थे, अब उसके पास बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान होंगे। अब हम जमीन पर उतरते हैं। जर्मनी अपने इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अनुबंध करने वाला है। इस परियोजना का नाम आर्मीनियस है। यह नाम एक प्राचीन जर्मन प्रमुख के सम्मान में रखा गया, जिसने 2000 साल पहले रोमनों को हराया। ये अनुबंध 40 अरब यूरो का है और इस राशि के लिए जर्मनी बॉक्सर के 1800 तक लड़ाकू बख्तरबंद वाहन खरीदेगा। 1800। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ब्राजीलियाई सेना के पास लगभग 400 युद्धक टैंक है। जर्मनी एक ही अनुबंध में इससे 4 गुना से भी ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां खरीद रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हें बना कौन रहा है। इस कंपनी का नाम राइनमेटल है। द्वितीय विश्व युद्ध के दशकों बाद तक जर्मन समाज में कोई भी इससे निपटना नहीं चाहता था। हथियार कंपनियों को बुरा समझा जाता था। आज राइनमेटल का शेयर बाजार में मूल्य वोक्सवैगन से भी ज्यादा है। हाँ, आपने सही सुना। एक टैंक बनाने वाली कंपनी की कीमत जर्मनी की सबसे बड़ी कार कंपनी से ज्यादा है। यही होता है जब पूरे देश की सोच बदल जाती है। लेकिन आधुनिक सेना को सिर्फ टैंक, हवाई जहाज नहीं, बल्कि पहुंच, रेंज भी चाहिए। और यहीं पर जर्मनी अपनी 80 साल पुरानी कमी को दूर कर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विकल्पों और पाबंदियों के चलते जर्मनी दुश्मन के दूर इलाके में हमले के लिए हमेशा सहयोगियों पर निर्भर रहा है। अगर उसे 500 किलोमीटर से दूर कुछ निशाना बनाना होता तो उसे इजाजत लेनी पड़ती थी। अब नहीं। जर्मनी 400 अमेरिकी टोमहॉक मिसाइलें खरीद रहा है। टोमहॉक मिसाइलों की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है, यानी जर्मन क्षेत्र से दागने पर यह रूस के भीतर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों को भी निशाना बना सकते हैं। ये लंबी मार की क्षमता जर्मनी के पास कभी नहीं थी और अब बड़ी मात्रा में खरीदा जा रहा है। लेकिन यहाँ एक ऐसा विवरण है जो साबित करता है कि यह बदलाव सच में हो रहा है और रूस को इसकी पहले से ही जानकारी है। जुलाई 2024 में जर्मनी के गंभीर पुनः शस्त्रीकरण शुरू करने के 2 साल बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने एक चल रहे योजना का पता लगाया। एक रूसी योजना अर्मिन पापागर की हत्या करने की। अर्मिन पापागर वह राइनमेटल के अध्यक्ष है। वो आदमी जो टैंक और आर्टिलरी गोले बना रहा है, जो युद्ध में यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। पापागर उन यूरोपीय रक्षा नेताओं में थे जिन्हें मारने का निशाना बनाया गया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की चेतावनी के बाद जर्मन सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई और योजना विफल कर दी। लेकिन रूस का संदेश साफ था, जो भी रूस के खिलाफ हथियार बनाता है वह निशाना बन जाता है। रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों से पहले समझ लिया कि जर्मनी का पुनः शस्त्रीकरण वास्तविक है। वह तोड़फोड़ करने, डराने धमकाने और हत्या करने की कोशिश कर रहा है। अब ट्रेन स्टेशन से निकल गई है। सिर्फ उपकरणों से सेना नहीं बनती, उसे लोगों की भी जरूरत होती है। आपको अंदाजा हो, आज जर्मन सेना में 1,82,000 सैनिक है। 8 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए यह संख्या कम है। जर्मनी का लक्ष्य अगले दशक में सक्रिय और रिजर्व मिलाकर लगभग 5 लाख प्रशिक्षित सैनिक तैयार करने हैं। आंकड़े सही दिशा में हैं। साल 2026 में जर्मन सेना में भर्ती के आवेदनों में 2025 की तुलना में 20% बढ़ोतरी हुई है। जर्मनों की पूरी एक पीढ़ी जो सेवा करने के बारे में नहीं सोचती थी, अब बैरक के दरवाजे पर दस्तक दे रही है।
सरकार भी एक ऐसे विचार को फिर से सामने ला रही है जिसे 2011 में दफना दिया गया था। अनिवार्य भर्ती। 14 सालों तक जर्मन सेना में सेवा करना वैकल्पिक था। अब अगर स्वैच्छिक भर्ती से काम नहीं चला तो देश अनिवार्य भर्ती लागू करेगा। लेकिन अब तक का सबसे प्रतीकात्मक कदम यह नहीं था। यूरोप के नक्शे को देखो, पूरब की ओर बढ़ो, तुम्हें लिथुआनिया मिलेगा। बहुत छोटा देश, सच में बहुत छोटा, जिसकी सीमा बेलारूस से लगती है, जो रूस का सबसे करीबी सहयोगी है। लिथुआनिया में जर्मनी ने हाल ही में पूरी ब्रिगेड तैनात की है। 45वीं बख्तरबंद ब्रिगेड, 5000 जर्मन सैनिक, 2027 तक। बेलारूस की सीमा से 150 किलोमीटर दूर। ये रहा ऐतिहासिक विवरण। ये पहली जर्मन ब्रिगेड है जो 1945 के बाद से जर्मन क्षेत्र के बाहर स्थायी रूप से तैनात है। सोचिए इसका कितना बड़ा महत्व है। दूसरे विश्व युद्ध के 80 साल बाद जर्मन सैनिक फिर से पूर्वी यूरोप में हैं, लेकिन इस बार वे आक्रमणकारी नहीं बल्कि रक्षक के रूप में हैं। ये तस्वीर कई बुजुर्ग यूरोपीय लोगों ने कभी सोची भी नहीं थी। किसी रूसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। अब जो सवाल बचता है वह सिर्फ एक है, इन सब के साथ क्या जर्मनी समय पर तैयार हो पाएगा? 2026 में जर्मन अखबार डाई वेल्ट ने सैन्य विश्लेषकों और उच्च पदस्थ पूर्व अधिकारियों के साथ मिलकर एक युद्ध सिमुलेशन वार गेम किया। परिदृश्य यह था, रूस कलिनिंग्राद में, जो लिथुआनिया और पोलैंड से घिरा हुआ रूसी क्षेत्र है, एक मानवीय संकट घटता है। फिर वह बहाना बनाकर सैनिक भेजता है और एक लिथुआनियाई शहर में घुस जाता है। और जानते हैं उस सिमुलेशन का नतीजा क्या निकला? कुछ ही दिनों में रूस ने शहर कब्जा किया। जर्मनी हिचकिचाई, नाटो बहुत धीमी थी, रूस जीत गया। जर्मन सैन्य अधिकारियों ने परिणाम को गंभीरता से लिया और जनरल कार्स्टन ब्रेउर, जो जर्मन सेना के प्रमुख हैं, ने आधिकारिक समय सीमा तय की। साल 2029 तक जर्मनी को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जर्मन खुफिया एजेंसी के अनुसार साल 2029 तक रूस ने यूक्रेन में खोई हुई अपनी सेना को फिर से बना लिया होगा और वह नाटो की परीक्षा ले सकेगा। 4 साल ही जर्मनी के पास है। याद है हमने वीडियो की शुरुआत कैसे की थी? जर्मन सैनिक झाड़ू के डंडों से ट्रेनिंग कर रहे थे। 5000 हेलमेट सैन्य सहायता के तौर पर पेश किए गए। कीव के मेयर ने इसे मजाक बताया। साल 2022 में यही थी जर्मनी। साल 2029 में जर्मनी का सैन्य बजट फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के संयुक्त बजट से भी बड़ा होगा। 7 साल, वही देश, एक और स्तर। और अब याद है वीडियो की शुरुआत में जब हमने बात की कि पुतिन ने विश्वास किया था कि उन्हें ठीक ठीक पता था कि पश्चिम और जर्मनी यूक्रेन पर आक्रमण के बाद कैसे प्रतिक्रिया देंगे? तो अब आपको जवाब पता चल गया है। वह पूरी तरह से गलत था। जर्मन दानव को अब आजाद किया जा रहा है और पुतिन ही वो हैं जिन्होंने उसकी जंजीरें काटी है। पुतिन ने सोचा था कि यूक्रेन पर हमला कर पश्चिम को कमजोर करेंगे। उन्हें लगा कि बटा हुआ यूरोप, जिसमें जर्मनी शांतिवादी है और रूसी गैस पर निर्भर है, प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगी। उन्होंने सोचा था कि समय उनके पक्ष में काम करेगा। उन्होंने गलत अंदाजा लगाया। वह आदमी जो एक अधीन यूरोप चाहता था, अब उसे एक ऐसी जर्मनी का सामना करना पड़ेगा जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों, हजारों टैंकों, मॉस्को तक पहुंचने में सक्षम मिसाइलों और बेलारूस की सीमा पर स्थायी सैनिकों से लैस है। ये सब कुछ उसी ने खुद बनाने में मदद की, अनजाने में। और अब इसे पलटने के लिए बहुत देर हो चुकी है। हर किसी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना नाटो एक आपदा होगी। मुझे इस बात पर हैरानी है कि हमने नेटो पर ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए। सोचिए, इतने वर्षों में ट्रिलियन, कई ट्रिलियन डॉलर्स। जब हमने यूक्रेन की मदद की तो मैं खुश नहीं था। अगर हमने मदद न की होती तो यूक्रेन एक दिन में गिर जाता। विश्लेषकों
पत्रकारों और सहयोगियों ने भी शक किया। और फिर यूरोप ने 2026 में गठबंधन का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। एक भी अमेरिकी सैनिक कमान में नहीं था और ये आज पुतिन जो भी कर सकते हैं उससे कहीं बेहतर तरीके से काम किया। ये कोई राय नहीं है, यही इस साल जनवरी और फरवरी में बाल्टिक में हुआ था। व्लादिमीर पुतिन दशकों से एक दांव लगा रहे हैं, एक साधारण दांव, लेकिन यही पूरे पूर्वी यूरोप में रूसी सैन्य रणनीति को बनाए रखता है। दांव ये है, पश्चिमी गठबंधन जल्दी बोलता है और धीरे धीरे कार्रवाई करता है। जिस क्षण किसी सहयोगी देश पर हमला होता, गठबंधन के सदस्य बहस में पड़ जाते। वे एक दूसरे को फोन करते। सैनिकों, उपकरणों, ईंधन को भेजने में उन्हें कई दिन, शायद हफ्ते लग जाते। और इसी समय, इसी ठहराव के उस दौर में रूस को वह मिल जाता जो वह चाहता था। ये कोई सिद्धांत नहीं है, यही बात खुद पश्चिमी युद्ध अभ्यासों ने भी पुष्टि की थी। गठबंधन देर से पहुंचेगा, लेकिन इन सब के नीचे एक और भी बड़ा सवाल था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी को नहीं पता था। क्या अलग अलग देश, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग सेनाएं, अलग अलग हित जरूरत पड़ने पर एकजुट होकर एक ताकत बन सकते हैं? ये सवाल दशकों तक अनुत्तरित रहा, लेकिन आप लोगों में यही दांव को परखा गया। नतीजा क्रेमलिन की उम्मीद के मुताबिक नहीं था। गठबंधन जानता था कि उसे ये समस्या सुलझानी है और हल ऐसा था जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने की थी। इस साल जनवरी में संगठन ने कुछ ऐसा सक्रिय किया जो 2 साल पहले अस्तित्व में नहीं था। मित्र देशों का त्वरित प्रतिक्रिया बल, जिसे किसी भी आपात स्थिति में तेजी से कार्रवाई के फोर बनाया गया था। इसका सिद्धांत सरल है। कई देशों की सेनाएं जो पहले से तय होती हैं, एक साथ प्रशिक्षण लेती है और कुछ दिनों में, हफ्तों में नहीं, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहती है। स्टेडफास्ट डार्ट 2026 अभ्यास इस बल की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब तक 13 देशों के 10,000 सैनिक एक ही समय में जमीन, समुद्र और हवा के रास्ते यूरोप के अलग अलग हिस्सों से जर्मनी तक पहुंचे। सप्ताहों में, महीनों में नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और बहुत समय बाद पहली बार पश्चिम सिर्फ वादा नहीं कर रहा था, बल्कि साबित कर रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व के बिना जर्मन नेतृत्व में, और ये काम कर गया। आखिरकार यूरोप जाग गया और इसने साबित कर दिया कि जब यूरोप कार्रवाई करने का फैसला करता है तो वो कदम उठाता है। जर्मन रक्षा मंत्री ने खुद इन अभ्यासों का निरीक्षण किया। उनका बयान छोटा और सीधा था, गठबंधन एकजुट है और कार्रवाई के लिए तैयार है। यह सिर्फ भाषण नहीं था, यह वही था जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। लेकिन इस अभ्यास ने कुछ ऐसा दिखाया जिसे देखने के लिए कोई आधिकारिक बयान दुनिया को तैयार नहीं कर सका। अंदाजा लगाइए कि आगे क्या हुआ। 20 फरवरी 2026, बाल्टिक सागर, -5 डिग्री, बर्फीला तूफान, तेज हवा, ऐसी स्थिति जिसमें कम तैयार सेना की गतिविधियां ठप हो जाती है। एक ड्रोन तुर्की युद्धपोत अनादोनू के डेक से उड़ान भरता है। यह जमे समुद्र के ऊपर उड़ा। उसने लक्ष्य का पता लगाया। उसने 2 सटीक मिसाइलें दागी, सही निशाना लगाया, और वह अपने आप स्वायत्त रूप से जहाज पर वापस उतर गया। ये आसान लगता है, पर है नहीं। ये गठबंधन के इतिहास में पहली बार था कि एक लड़ाकू ड्रोन जहाज से उड़ान भरकर समुद्र में लक्ष्य पर हमला किया और लौट आया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह अध्याय तुर्की ने लिखा, न कि अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम। तुर्की ने अपने ही देश में विकसित की गई तकनीक के साथ बाल्टिक सागर में रूस के दरवाजे पर। और इसके असर केवल प्रतीकात्मकता तक सीमित नहीं है। एक अपेक्षाकृत सस्ता ड्रोन जो जहाज से संचालित होता है, दुश्मन को और भी महंगे रक्षा सिस्टम में निवेश करने के लिए मजबूर कर देता है। वे संसाधन जो रूस के पास इस समय यूक्रेन से हटाने के लिए
बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। सिर्फ ड्रोन ही नहीं था, उसी अभ्यास में स्पेनिश सैनिकों ने उतरने से पहले तट को तैयार करने के लिए जमी हुई पानी में गोता लगाया। जर्मन लड़ाकू विमानों ने हवाई क्षेत्र की निगरानी की। तुर्की और स्पेनिश विशेष बल हेलीकॉप्टर से कवर फायर की आड़ में समुद्र तट पर उतरे। सब कुछ समन्वित था, सब कुछ एकीकृत था। 13 देश एक ही इकाई की तरह काम कर रहे थे। यही वो चीज है जिसे पुतिन ने दशकों तक कहा था कि कभी नहीं होगा। गठबंधन के महासचिव ने इस साल जनवरी में यह संख्या बताई थी। रूस यूक्रेन में हर महीने 20 से 25,000 सैनिक खो रहा है। हर महीने। पश्चिमी अनुमान बताते हैं कि 2022 से रूस ने अब तक मृतकों और घायलों में मिलाकर 12 लाख से ज्यादा नुकसान झेला है। रूस और चीन लगातार कहते रहते हैं कि पश्चिमी गठबंधन मर चुका है, बंटी और कमजोर हो गई है। इस बीच 13 देशों ने एक ही सेना के रूप में मिलकर काम किया। बिना किसी को संयुक्त राज्य अमेरिका को अनुमति के लिए फोन किए। एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचिए। जब गठबंधन ड्रोन, विमानन और जमीनी बलों के साथ एकीकरण का प्रशिक्षण ले रहा था, रूस अपने सैनिकों को यूक्रेनी ठिकानों पर भेज रहा था। हर हफ्ते हजारों जाने गंवाकर अकेली, बिना किसी असली सैन्य सहयोगी के, उत्तर कोरिया की मिसाइलों और ईरानी ड्रोन का सहारा लेकर एक ऐसी जंग को जारी रखने की कोशिश कर रही है जो खुद रूसी सरकार के मुताबिक 2022 में कुछ ही दिनों में खत्म हो जानी चाहिए थी। पुतिन की चाल गलती से नहीं, बल्कि गठबंधन बदलने और समय पर न समझने के कारण फेल हुई। लेकिन अब जो आने वाला है उसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। स्टेडफास्ट डार्ट कोई अभ्यास नहीं था, वो एक रिहर्सल थी। सहयोगी प्रतिक्रिया, बल बढ़ेगी, अभ्यास और बड़े होंगे। गठबंधन काल्पनिक स्थिति के लिए अभ्यास नहीं कर रहा, यह हर स्थिति के लिए अभ्यास है। यूरोप, जो पूरी तरह अमेरिका पर रक्षा के लिए निर्भर था, अब इतिहास बनता जा रहा है। लेकिन इसका कारण अमेरिकी जाना नहीं है, वे अभी भी गठबंधन के सबसे बड़े स्तंभ हैं। लेकिन अब यूरोप ने तय किया है कि वह उन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेगा। यही वो चीज है जिससे पुतिन सबसे ज्यादा डरते थे, एक ऐसा गठबंधन जो उनके बिना भी काम कर सके, न कि अमेरिका के नेतृत्व वाला। और उस सवाल का जवाब जो दशकों से अधूरा था, क्या अलग अलग देश एकजुट होकर काम कर सकते हैं? अभी के लिए जवाब हाँ है। और फरवरी 2026 में बर्फीली आंधी और -5 डिग्री तापमान के बीच बाल्टिक सागर में यह गठबंधन पहली बार अस्तित्व में आया। लिथुआनिया सीमा के कंक्रीट पिरामिड से जर्मन अदृश्य लड़ाकू विमान तक, अटलांटिक में जासूसी पनडुब्बी और जमे बाल्टिक सागर पर तुर्की ड्रोन, ये सब एक ही कहानी है। एक महाद्वीप जिसने 30 साल तक यहां मानकर सोया रहा कि शांति हमेशा के लिए है, और अब खुद को बचाने के लिए वक्त से लड़ रहा है। कोई नहीं जानता कि समय मिल पाएगा या नहीं। पुतिन मानता है कि वक्त नहीं मिलेगा, यूरोप मानता है कि मिलेगा। और आने वाले साल तय करेंगे कि कौन सही था। अगर इस विश्लेषण ने आपको दुनिया को अलग नजरिए से देखने पर मजबूर किया है तो नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें समझने की जरूरत है कि दांव पर क्या लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी अभी शुरू ही हुई है। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।